हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन का जो पेपर हुआ है मई 2025 का, उस पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। पूरे 30 मार्क्स के एमसीक्यूज इनकम टैक्स एज वेल एज जीएसटी के हम लोग डिस्कस करेंगे। एज एक्सपेक्टेड फ्रेंड्स, इस पेपर में भी 4 एमसीक्यूज जो है, या हम बोल सकते हैं 4 केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज पूछे गए हैं। उसका जो वेटेज रहा है एज एक्सपेक्टेड, हर एक केस सिनेरियो के लिए 3 एमसीक्यूज हैं, 3 × 2, दैट इज इक्वल टू 6 मार्क्स पर केस सिनेरियो। और ऐसे 4 केस सिनेरियोज हैं, तो टोटल 24 मार्क्स का केस सिनेरियो से वेटेज है, जिसमें 12 मार्क्स का इनकम टैक्स और 12 मार्क्स का जीएसटी। एंड देन इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों में एक एक एमसीक्यू और पूछा गया है, एक 2 मार्क का और एक 1 मार्क का। टोटल मिला करके ऐसे 30 मार्क्स का एमसीक्यू का ब्रेकअप है। फ्रेंड्स, वी विल बी डिस्कसिंग दीज एमसीक्यूज वन बाय वन। सबसे पहले ये केस सिनेरियो 1 इनकम टैक्स वाला एमसीक्यू दिया है। इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया है, हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि पूछा क्या है, एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल बी रीडिंग द केस। तो आपको दिया है आपको पूछा गया है, डिटरमाइन द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड एग्जेम्पशन अवेलेबल टू मिस्टर गोपाल फॉर परचेसिंग रेसिडेंशियल प्लॉट कंसिडरिंग बेनिफिट ऑफ द असेसी। तो आपको इनकम निकालना है, एग्जेम्पशन अवेलेबल निकालना है, एग्जेम्पशन फॉर परचेसिंग रेसिडेंशियल प्लॉट। अब रेसिडेंशियल प्लॉट खरीदने पर एग्जेम्पशन कब मिलता है कब नहीं मिलता है, इसके लिए हम लोगों को सेक्शन 54 को याद रखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर जो एसेट सोल्ड है वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है। तो ये हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। उसके अलावा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूछा गया है एंड टोटल टैक्स लाइबिलिटी पूछा गया है। ये जो मार्किंग आपको स्क्रीन पर दिख रही है ये मेरी नहीं है, ये मैंने पेपर डाउनलोड किया है ऑनलाइन, तो ये कोई स्टूडेंट की मार्किंग है। आई एम नॉट सेइंग दैट दीज आंसर्स आर करेक्ट। तो एक बार हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर करेक्ट आंसर्स कौन से हैं उस तक के पहुंचेंगे। तो आपको क्वेश्चन दिया है, Mr. Gopal, aged 33 years, is a resident individual, sold one of his residential house properties for rupees 60 lakhs on 31st August 2024. So it means the sale is on or after 23rd of July 2024, which means that in normal course, indexation is not available, even if it is a long-term capital asset. वैसे तो आप देख सकते हो कि प्रॉपर्टी वॉज परचेस्ड इन 2021, तो इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, but indexation as a benefit is directly not available. It is only to be seen for calculation of tax in rupees 45 lakhs. तो ये परचेस कॉस्ट है rupees 45 lakhs. तो वैसे देखा जाए तो आपका जो कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इट शुड बी 60 lakhs minus 45 lakhs. तो इसमें हमको दिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ रुपीज 15 lakhs. लेकिन फिर भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं और क्या क्या दिया है। हिज ओल्ड टेनेंट पेड हिम रेंट इन अरियर फॉर द अबव सेट प्रॉपर्टी ऑन 12th November 2024. तो अरियर्स ऑफ रेंट हैज बीन रिकवर्ड अमाउंटिंग टू रुपीज 75,000 which was treated as unrealized rent by Mr. Gopal during the earlier years. He purchased a residential plot on 8th of December 24. तो चलो ये एक अलग पॉइंट हो गया। अभी अरियर्स ऑफ रेंट की टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? इट विल बी टैक्स्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 25A आफ्टर अ फ्लैट डिडक्शन ऑफ 30%। तो इसके ऊपर में आपको ये पार्ट पे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें ये स्टूडेंट का आंसर सही है 75,000 माइनस फ्लैट डिडक्शन ऑफ 30%। ये आंसर आ रहा है 52,500, ये आंसर सही है। देन आपको डेटा दिया है, ही परचेस्ड अ रेसिडेंशियल प्लॉट ऑन 8th of December. प्लॉट का मतलब होता है पीस ऑफ लैंड फॉर रुपीज 5 lakh, बट नो कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड टिल डेट, ऑल्दो ही अर्न रुपीज 30,000 एज रेंट फ्रॉम दिस प्लॉट। अभी जो प्लॉट को उसने रेंट पे दिया है, इसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, इसकी इनकम टैक्सेबल रहेगी एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो वो उसने प्लॉट परचेस किया है रुपीज 5 लाख का। अब आपको नीचे बोला है कि वो प्लॉट के बेसिस पर एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, तो हम बात करें सेक्शन 54 जो है उसमें, सेक्शन 54 में जो है एग्जेम्पशन मिलता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो आपने रेसिडेंशियल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। सिर्फ रेसिडेंशियल प्लॉट खरीदा बट उस पर अगर कंस्ट्रक्शन नहीं किया तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। नो कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ अदरवाइज प्रूफ दिया रहता था कि इन द फ्यूचर द असेसी हैज प्लान्स टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन या वैसा कुछ, तो हम लोग कंसीडर भी करते थे, बट नो कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड और उसने प्लॉट को ही रेंट पे देना शुरू कर दिया है। And Mr. Gopal is opting for default taxation regime under section 115 BAC of the Income Tax Act. Cost inflation indices भी दिए हैं, ये हमको सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन के काम में आएगा। देखिए पहला जो एज फार एज इनकम इज कंसर्न,
पहली बात तो एसएससी की इनकम में इट विल बी प्योरली अ कैपिटल गेन कंसिडरेशन ₹60 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ₹45 लाख. सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिफोर एनी काइंड ऑफ एग्जेम्पशन इज 15 lakhs. अब इस क्वेश्चन में एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा है क्योंकि एसएससी ने प्लॉट में इन्वेस्ट किया है. इवन तो इन्वेस्ट तो अलाउड टाइम में किया है बट उस प्लॉट में कुछ कंस्ट्रक्शन अभी तक की स्टार्ट नहीं किया है. सो अब हम अगर बात करें तो कैपिटल गेन्स चैप्टर का मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ. कैपिटल गेन्स चैप्टर जो है उसमें सेक्शन 54 है, तो उसमें ये चर्चा तो की गई है, कैपिटल गेन्स में ये तो चर्चा की गई है कि एग्जेम्पशन प्लॉट में इन्वेस्ट करने पर भी मिलता है बट उसकी कंडीशन है. उसकी कंडीशन क्या है कि एसएससी शुड एक्चुअली कंस्ट्रक्ट. तो ये हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 54. सेक्शन 54 में जो स्पेशल पॉइंट लिखा गया है उसमें यस देखिए ये स्पेशल नोट्स लिखे गए हैं. नाउ इसमें लिखा गया है अमाउंट अप्रोप्रिएटेड टुवर्ड्स परचेस ऑफ अ प्लॉट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस शैल ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द अमाउंट इन्वेस्टेड. तो इसको कंसिडर करना चाहिए बट यहाँ पर ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि उसने वो प्लॉट को आगे रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करने का इरादा दिखाया है या कुछ एक्चुअल में अमाउंट स्पेंड किया है. तो यदि हम लोग वैसा माने भी तो उसमें से हम लोग 5 लाख का एग्जाम्पशन लेते थे और अगर 5 लाख का एग्जाम्पशन लेते थे तो हमको 10 लाख रुपीस का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ऑप्शन रहना चाहिए था. 15 माइनस 5 10 जो कि नहीं है. इसका मतलब यहाँ पर हमको ये अजम्पशन लेना होगा दैट प्लॉट सिर्फ प्लॉट को खरीदा है, कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, इसलिए उसका एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा. सो देयर विल बी नो एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ परचेस ऑफ प्लॉट. सो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल वुड बी ₹15 लाख विदाउट एनी एग्जाम्पशन. सो अब आप यहां पर देखोगे कंसिडरिंग बेनिफिट ऑफ द एसएससी. देखिए जो एक ऑप्शन दिया गया है रिगार्डिंग टैक्स कैलकुलेशन दैट वी कैन कैलकुलेट द इनकम, वी कैन कैलकुलेट द इनकम after taking the indexation benefit on the cost of acquisition. So that is only for the limited purpose of calculating the tax. It is not for the purpose of calculating the income itself. तो इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन के लिए है. तो आपका टैक्सेबल एलटीसीजी तो ₹15 लाख ही रहेगा. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा मेरे हिसाब से. तो अब यहाँ पर ये वाले जो एलटीसीजी दिए हैं दीज आर इफ दे हैव कंसिडर्ड इंडेक्सेशन बेनिफिट बट इंडेक्सेशन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर कैलकुलेटिंग इनकम. इंडेक्सेशन विल बी अवेलेबल ओनली फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स. तो अब यदि हम लोग इसी केस में टैक्स निकालते हैं, अगर हम लोग एलटीसीजी ऑफ 15 लाख लेते हैं, 15 लाख पे टैक्स निकालते हैं तो 15 लाख पे 12.5% रेट से टैक्स लगेगा जो कि 15 लाख इंटू 12.5% जो कि 1,87,500 आ रहा है. बट एट द सेम टाइम एसएससी अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल है, एसएससी ने प्लॉट 22 जुलाई 2024 या उसके पहले खरीदा था, 23 जुलाई 2024 या उसके बाद सेल कर रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो एसएससी कैन कैलकुलेट टैक्स ऑल्टरनेटिवली आफ्टर टेकिंग इंडेक्सेशन ऑन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एट द रेट ऑफ एंड कैलकुलेट टैक्स एट द रेट ऑफ 20%. तो अब आप देख सकते हैं ऐसे केस में ऑल्टरनेटिवली दिस टैक्स विल बी कंसिडर्ड और द टैक्स विच इज अदरवाइज पॉसिबल. तो हम लोग अब दोनों चीज देखते हैं. पहले तो हमको यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी पूछा ही है, तो हम लोग टैक्स लाइबिलिटी के एंगल से अगर बात करें तो देखिए एसएससी का इस क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ₹52,500. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो प्लॉट का रेंट है इट इज ₹30,000. अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वैसे तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमने कैलकुलेट किया है ₹15 लाख. तो अगर हम लोग देखें एसएससी का ग्रॉस टोटल इनकम या इसी को हम बोल सकते हैं टोटल इनकम, ये हो जाता है 15,82,500. अब एक तरीका होता है कि इस पे हम लोग टैक्स कैलकुलेट करें तो 15,82,500 पे. सो टैक्स कैलकुलेशन विल बी सिंपल. टैक्स ऑन the normal income of 82,500 under default tax regime will be nil. Tax on 2,17,500 of long term capital gain. तो आप देख सकते हो देखिए टोटल आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है ₹3 लाख. 3 लाख में से 82,500 तो यूज हो गया. अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बची 2,17,500. 3 lakhs minus 82,500.
अब 2,17,500 LTCG वाले पोर्शन पे भी टैक्स रहेगा नील। अब रिमेनिंग जो LTCG इस केस में बचा, अगर हम लोग कैलकुलेशन 12.5% रेट से कर रहे हैं तो रिमेनिंग LTCG विल बी 15 lakhs माइनस 2,17,500, मतलब कि 12,82,500 LTCG। इस पे टैक्स कैलकुलेट होगा एट द रेट ऑफ 12.5%। इसका होता है 12.5% इक्वल टू 1,60,312, राइट। अब यदि हम लोग यहाँ पर ऑल्टरनेटिव से जाएं, यदि असेसी बेनिफिट लेना चाहता है टैक्स कैलकुलेशन में तो वो इंडेक्सेशन के जरिए भी कैलकुलेट कर सकता है। सो इन दैट केस ऑन 82,500 हिज टैक्स विल बी नील। In that case, in fact, his LTCG for calculation purposes would change. His tax on 2,17,500 would also be nil. But how much would be his LTCG? Okay, for calculation under this option. तो उसका LTCG हम लोग कैलकुलेट करेंगे यूजिंग इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इन दैट केस हिज कंसिडरेशन वुड बी रुपीज 60 lakhs as given here. His index cost of acquisition would be 45 lakhs into 363 divided by 317. तो 45 lakhs into 363 divided by 317. तो it would be 51 lakh 52,000। 60 लाख में से हम माइनस करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इन दैट केस इस कैलकुलेशन वुड बी 60 lakh कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 51,52,997। यदि हम लोग उसको माइनस करें तो हमको इन दैट वे LTCG आता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स प्योरली रुपीज 8,47,003, जो इस ऑप्शन के साथ मैच होता है। अब कई स्टूडेंट्स को लगेगा सर फिर ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं लिए, इतना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्यों नहीं होगा? बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन डज नॉट चेंज, ओनली टैक्स कैलकुलेशन चेंजेस कंसिडरिंग दिस इनकम। सो यही इनकम हम लोग लेंगे फॉर टैक्स कैलकुलेशन। ये इनकम को हम लोग इनकम में एज सच हमारी टोटल इनकम की कैलकुलेशन में ऐड नहीं करेंगे। सो ऑन 8,47,003 नाउ आर LTCG फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस विल बी 8,47,003। उसमें से फ्रेंड्स 2,17,500 पे तो नील टैक्स आया है। 8,47,003 माइनस 2,17,500। अब जो बचा अमाउंट है दैट इज रुपीज 6 लाख, दैट इज कैलकुलेशन टू बी डन ऑन 6,29,503 एट द रेट ऑफ 20%। उस पर 20% से टैक्स कैलकुलेट करेंगे एंड इट कम्स टू 1,25,901। एंड इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 4% सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो इसका 4% ऐड कर दिया तो हमको अमाउंट मिल जाता है 1,30,937, which can be rounded off to 1,30,940. So as per me friends, the answer should be 1,30,940 and not 1,60,312. In fact 160,312 में अगर 4% ऐड करोगे भी तो वो कोई ऑप्शन से मैच नहीं होता है। इसका मतलब कि यहाँ पर ये वाला ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल यूज किया जा सकता है। बट स्टिल आई मेंटेन दैट इवन दो इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए हमने ये वाली इनकम पे टैक्स कैलकुलेशन किया है, बट स्टिल फॉर द पर्पस ऑफ इनकम कैलकुलेशन हम लोग यही वाला इनकम लेंगे विदाउट इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट। जो इनकम कैलकुलेट किया वही वाला कंसिडर करेंगे। देन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट केस सिनेरियो। अब इस केस सिनेरियो में अगेन हमको कुछ 4 पॉइंट्स का डेटा दिया है एंड हम लोगों को क्या क्या पूछा है। व्हाट शैल बी हिज ग्रॉस टोटल इनकम, पहला क्वेश्चन। देन पूछा है व्हाट शैल बी हिज टोटल इनकम एंड तीसरा क्वेश्चन पूछा है which statement is correct in respect of losses to be carried forward in the next assessment years। तो पहली बात तो इसमें ऑप्शन से मुझे दिख रहा है कि ऑप्शन ए जिसमें लॉस फ्रॉम बेटिंग ऑन हॉर्स रेसेस है ये गलत है, क्योंकि बेटिंग ऑन हॉर्स रेसेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। ऑप्शन सी ये गलत है क्योंकि अगेन लॉस फ्रॉम बेटिंग ऑन हॉर्स रेसेस है, वो एक्टिविटी में गैम्बलिंग एंड बेटिंग में लॉस हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन बी और डी में अगर बात करें तो लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव्स जो रहता है, कमोडिटी डेरिवेटिव्स का जो ट्रेडिंग होता है उसमें क्योंकि हम लोग कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हुए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता है। सो ये चीज़ हम लोगों ने हमारे PGBP चैप्टर में पढ़ा हुआ है। देखिए मैं आप लोगों को वो भी बता दे रहा हूँ।
स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं। सो ये देखिए, एक्सेप्शंस द फॉलोइंग शैल नॉट बी ट्रीटेड एज स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शंस। उसमें आपको क्लियरली लिखा है एलिजिबल ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स कैरिड आउट इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सो अज्यूमिंग कि कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स तो पे हो ही रहा है, तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स वाला जो ट्रांजेक्शन है उसमें देयर विल बी, उसको हम लोग नॉर्मल बिजनेस का ही एक्टिविटी मानेंगे, तो उसके लॉस को हम लोग सेट ऑफ कर लेंगे। देखिए अब हमको क्या क्या डेटा दिया है कि सिनेरियो नंबर 2 में प्रॉफिट फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस दिया है ₹6 लाख, मतलब सेक्शन 35 AD। सो बिजनेस इनकम ₹6 लाख। इस प्रॉफिट में से हम बाकी के बिजनेस लॉसेस या इवन अदर हेड्स के लॉसेस सेट ऑफ कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस में होता है। लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ₹50,000 एंड फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव्स ₹75,000। अब ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है, क्योंकि इन लोग ने वर्ड ट्रेडिंग यूज किया है, तो यहां पर हम लोग ये मान सकते हैं कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग है, एंड देयरफॉर अगर ये इंट्राडे ट्रेडिंग है तो ये हो जाएगा स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन एंड इट विल अमाउंट टू स्पेक्युलेटिव बिजनेस। इसको हम लोग कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। एंड ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव जो है ये हमारा नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस हो जाएगा, ये हमारा रेगुलर बिजनेस हो जाएगा, उसका लॉस रहेगा। सो क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें ऑप्शन बी और डी दोनों बच रहे हैं, दोनों में लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स तो कैरी फॉरवर्ड हो ही रहा है। इसका मतलब ये है कि ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स के लॉस को तो इन लोगों ने इंट्राडे ट्रेडिंग वाला ही लॉस माना है, जबकि हो सकता है कि आप उसको शेयर्स खरीद करके 3 महीने के बाद बेच रहे हो, तो इन दैट केस इट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ स्पेक्युलेटिव बिजनेस। बट यहां पर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस बी और डी में से ये करेक्ट है, तो वी विल इंटरप्रेट दैट ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है इट इज एन इंट्राडे ट्रेडिंग, देयरफॉर इट अमाउंट्स टू स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। अब लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव्स ₹75,000 दिया है, तो अब ये जो लॉस है, क्योंकि इसको हम लोग नॉन स्पेक्युलेटिव मानते हैं, अभी हमने देखा कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस इसकी लिस्ट में नहीं आता है, सो ये लॉस को हम लोग नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस है, इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम दैट इज अलाउड। तो यदि हम लोग कैलकुलेशन करें, ग्रॉस टोटल इनकम का कैलकुलेशन यदि हम लोग स्टार्ट करें, सो वी विल स्टार्ट विथ बिजनेस इनकम, स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस ₹6 लाख। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे लॉस फ्रॉम कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग, दिस इज योर नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस, तो ये लॉस 75,000 हम इसमें से सेट ऑफ कर सकते हैं, इसको इंट्रा हेड सेट ऑफ बोलेंगे हम लोग। उसके अलावा 2 और पॉइंट्स हैं। टेकन लोन ऑफ ₹40 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर परचेसिंग अ हाउस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ ₹42 lakhs in January 2022. Now this stamp duty value less than 45 lakhs sanctioned before loan has been taken before 31st March 2022. It means that it is pointing towards section 80EE. सेक्शन 80EE जिसमें इंटरेस्ट का अप टू 1.5 lakhs का डिडक्शन मिलता है, बाकी भी सारी कंडीशंस फुलफिल होते हुए दिख रही हैं। सेक्शन 80EE जो है उसके मैं पॉइंट्स प्रोविजंस यहां पर स्क्रीन पर ला रहा हूं, आप देख सकते हैं। सेक्शन 80EE ये देखिए, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो 80EE तो चलो पुराना है, 80EEA ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन बाद में आया था जिसमें लोन शुड बी सैंक्शन नॉट आफ्टर 31st March 2022। सो 1/4/2019 से 31st March 2022 के बीच में लोन शुड बी सैंक्शन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 45 lakhs। तो आप यहां पर 1.5 lakhs तक के इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हो, प्रोवाइडेड दैट डिडक्शन अप टू 2 lakhs आपने सेक्शन 24 में ले लिया है, और उसके बाद ओवर एंड अबव आप यहां पर ले रहे हो। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो वहां 2 लाख का लिमिट है, अदरवाइज तो सेक्शन 24 में कोई लिमिट भी नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन से वे से हम लोग कैलकुलेशन बेस्ट वे में कर सकते हैं। अब दिस अदर कंडीशंस आर बीइंग फुलफिल्ड, तो सेक्शन 80EEA जो है उसमें कुछ डिडक्शन मिल जाएगा 1.5 lakhs का, आपको दिया है ही पेड ₹1,60,000 अगेंस्ट प्रिंसिपल एंड 4,40,000 अगेंस्ट इंटरेस्ट। लेकिन ये प्रॉपर्टी लेट आउट है,
he has let out this house in February 2024 for rent of rupees 15,000 per month. February 24 में let out किया है, हमारा ईयर है previous year 24-25, means during the whole of the year the property has been let out. If it is a case of a let out property तो आपको standard deduction तो मिलता ही है, आपको interest deduction भी without any limit मिलता है. So यदि हम लोग house property head का अलग से calculation करें तो देखते हैं क्या आता है. And loss from betting on horse races is 25,000. This loss will not be allowed. This will not be considered for our calculation of GTI or even total income. आपको ये भी क्लियरली दिया है कि ही इज ऑप्टिंग फॉर ऑप्शनल टैक्स रिजिम. तो इसका मतलब कि जो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो लॉस हुआ है इट कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम अदर हेड्स ऑफ इनकम, बट इट विल बी सेट ऑफ अवेलेबल फॉर सेट ऑफ ओनली अप टू अ लिमिट ऑफ ₹2 लाख. तो मैं यहाँ पर तो मैंने कैलकुलेशन बिजनेस वाले पार्ट का कर ही लिया है ऑलरेडी. हमारी जो बिजनेस हेड की इनकम है इट इज कमिंग टू ₹5,25,000 PGBP इनकम. बट अब हमको हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी कैलकुलेट करना है. सो हाउस प्रॉपर्टी इनकम में आप देखिए, सो रेंट, उसी रेंट को हम लोग GAV भी कह सकते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी 15,000 इंटू 12, दैट इज ₹1,80,000. इसमें से इसी को हम लोग NAV भी बोल सकते हैं. इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगा अंडर सेक्शन 24A विच इज 30%. 1,80,000 का 30% होता है 54,000. इसी में से इंटरेस्ट डिडक्शन माइनस होगा अंडर सेक्शन 24B. अब क्योंकि लेट आउट प्रॉपर्टी है तो इंटरेस्ट डिडक्शन पे वैसे तो कोई लिमिट नहीं है. सो ऑलरेडी ये अभी आप 1,26,000 पे पहुंच चुके हो, लेकिन इंटरेस्ट आपने टोटल पे किया है ₹4,40,000 एज इज गिवन इन द क्वेश्चन. बट यदि आप यहां पर 4,40,000 का इंटरेस्ट डिडक्शन लेते हो तो क्या होगा, आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 लाख से भी ज्यादा हो जाएगा. आप देखिए 1,26,000 माइनस 4,40,000, तो इट विल लीड टू अ लॉस ऑफ 3,14,000, जिसमें से आप सिर्फ 2 लाख सेट ऑफ कर पाओगे, लेकिन आप बाकी का 1,14,000 आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा. एंड कैरी फॉरवर्ड के रिस्पेक्ट में यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है. इसका मतलब यहां पर असेसी ने थोड़ा सा टैक्स प्लानिंग करके क्या किया है कि इंटरेस्ट डिडक्शन जो है असेसी ने उतना ही लिया है जिससे लॉस 2 लाख तक के आ जाए, और बाकी का इंटरेस्ट डिडक्शन असेसी ने 80EA में लेने की कोशिश किया है. सो यदि आपको लॉस, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2 लाख चाहिए, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो 1,26,000 आप पॉजिटिव पे हो, तो आप इसमें से मैक्सिमम इंटरेस्ट डिडक्शन क्लेम करना चाहोगे 1,26,000 प्लस 2 लाख, दैट अमाउंट्स टू ₹3,26,000. आउट ऑफ 4,40,000 इंटरेस्ट आप 326 यहां पर लोगे, तो आपका लॉस आ जाएगा ₹2 लाख. इस लॉस को आप, इस हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हो फ्रॉम द बिजनेस इनकम. तो 2 लाख का लॉस दूसरे हेड से एडजस्ट हो सकता है, 2 लाख तक का लॉस. सो दिस 3,25,000 will give you the gross total income. 3,25,000 will give you the gross total income, which is also there in the option. So we will go with option C as the gross total income of ₹3,25,000. अब रही बात टोटल इनकम की, सो हमने यहां पर 3,26,000 का ही डिडक्शन लिया है एंड हम ऑप्शनल टैक्स रिजिम में है. सो अब आप देखिए कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम. ग्रॉस टोटल इनकम इज ₹3,25,000 एज पर द प्रीवियस क्वेश्चन. इसमें से हम लोग एडजस्ट करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, जो कि प्रिंसिपल रिपेमेंट की बात करता है. प्रिंसिपल पोर्शन रिपेड इज ₹1,60,000, बट यू शुड नो दैट द डिडक्शन इज लिमिटेड टू ₹160 में से डिडक्शन विल बी लिमिटेड टू 1,50,000. एंड ऑल्सो वी विल टेक डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EA. सेक्शन 80EA का डिडक्शन लेंगे. अब 80EA में जो डिडक्शन है, आउट ऑफ टोटल 4,40,000 इंटरेस्ट, 3,26,000 का इंटरेस्ट वी हैव ऑलरेडी टेकन एज डिडक्शन. We have taken this as deduction from where? From income from house property. जो remaining interest है which is ₹1,14,000, इसको हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे. अब देखिए आपकी टोटल इनकम कितनी आ रही है. How much is your total income amounting to now? So 3,25,000 minus 1,50,000.
3,25,000 minus 1,50,000 minus 1,14,000. So it amounts to only rupees 61,000. So total income of the assessee comes to rupees 61,000. वैसे इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए थे उसके हिसाब से मैंने ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव बताया. यदि हम लोग, क्योंकि ऑप्शंस में हमको ये नहीं दिया था कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कुछ कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है, हम लोग अदरवाइज भी टैक्स प्लानिंग कर सकते थे. मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारी इनकम बीइंग अ रेसिडेंट इंडिविजुअल 325 माइनस 150, ऑलरेडी इनकम 1,75,000 पे पहुंच चुकी है, विच इज लेस देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. तो हमको ये डिडक्शन लेने की जरूरत नहीं है. सो इन दैट केस वी वुड हैव प्रिफर्ड टेकिंग द फुल इंटरेस्ट डिडक्शन हियर. एंड लॉस हमारा ज्यादा होता था तो भी चलता था, उसमें से 1,14,000 का लॉस हम कर सकते थे कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि हमारा टैक्स पेबल तो वैसे भी नील आ रहा है. सो इट इज बेटर कि हम लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर यूज करते थे, बट वैसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है. सो वी हैव बीन गिवन द ऑप्शन ऑफ 61,000 इनकम. अगर हम लोग सिर्फ 1,50,000 लेंगे तो यहाँ पर 1,75,000 का भी कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही हाउस प्रॉपर्टी लॉस के कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन है. सो वी विल गो with the best option as per the available options given to us with the best scenario. So आपको यहाँ पर ये समझना है कि हम लोग यहाँ 326 और यहाँ 1,14,000 ऐसा करके ये टोटल 4,40,000 के इंटरेस्ट का डिडक्शन ले रहे हैं. यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल वॉज रुपीज 1,50,000, बट हमारे पास इंटरेस्ट उतना अवेलेबल ही नहीं था. इंटरेस्ट ऑलरेडी हमने 326 तो यहाँ पर ले लिया था. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द टोटल इनकम. देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द लॉसेस. तो क्योंकि हम लोगों ने इक्विटी शेयर्स को इंट्राडे ट्रेडिंग वाला केस मान के उसको स्पेक्युलेटिव लॉस माना है, तो वो तो कैरी फॉरवर्ड होगा फॉर 4 इयर्स. बट लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव्स को नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस मान के हमने इसी साल सेट ऑफ कर लिया है. सो इट विल नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड. सो ओनली लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, विल बी द करेक्ट आंसर. तो लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स वुड बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर 4 years. बेटिंग, लॉस फ्रॉम बेटिंग ऑन हॉर्स रेसेस इज नॉट अवेलेबल. आपको हॉर्स रेसेस की बेटिंग एक्टिविटी में कोई डिडक्शन ही अलाउड नहीं रहता है, तो उसके लॉस का कैरी फॉरवर्ड का तो सवाल ही नहीं उठता है. सो दीज आर द 2 केस स्टडीज बेस्ड ऑन इनकम टैक्स. अब इनकम टैक्स के ऊपर बेस्ड और भी ये 2 क्वेश्चन है, एक 2 मार्क का है और ये क्वेश्चन 1 मार्क का है. ये देखते हैं. नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन TCS. एज यू कैन सी, Mr. Shivam, a resident individual, has made following payments to Messrs. ABC Limited to purchase overseas tour program package. 4 lakh on 18th of May and 5 lakhs on 11th of March 2025. Total payment made is rupees 9 lakh. Total जो amount pay किया that is rupees 9 lakh for purchase of overseas tour program packages. Compute the amount of tax required to be collected at source under section 206C(1)(g) by Messrs. ABC Limited, जो टूर ऑपरेटर है, assuming Mr. Shivam has furnished a valid PAN. तो यदि हम लोग TDS चैप्टर की बात करें, सो मैं यहाँ पर TDS चैप्टर भी खोल लेता हूँ. अभी देखिए TDS एंड TCS, तो उसमें ये आपको रेट्स ऑफ टैक्स दिए हैं. These rates have been amended with effect from 1st July 2023. अब ये रेट्स में हमको बहुत क्लियरली दिया है कि ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज अगर परचेस करते हैं तो अप टू 7 लाख रुपीज 5% रेट लगेगा एंड अबव 7 लाख रुपीज 20% रेट लगेगा. सो दिस इज दैट नॉर्मल सिनेरियो. तो हम अगर देखें तो इस केस में टोटल 9 लाख रुपीज का परचेस किया है, तो ऑन दिस 4 लाख अभी भी हम 7 लाख की लिमिट में है. सो 18th मई को 4 लाख पे 5% टैक्स कलेक्ट होगा, दैट अमाउंट्स टू रुपीज 20,000, जो कि ऑप्शन बी और डी के साथ मैच हो रहा है. और 11th मार्च को 5 लाख रुपीज है. अब 5 लाख में से फर्स्ट 3 लाख जो है, सो दैट द टोटल रीचेस अप टू 7 lakhs. फर्स्ट 3 lakhs पे 5% का रेट लगेगा, विच इज रुपीज 15,000. एंड नेक्स्ट 2 लाख जो है उस पर 20% का रेट लगेगा, दैट इज रुपीज 40,000. सो टोटल TCS टू बी कलेक्ट टैक्स टू बी कलेक्टेड ऑन 11th of March वुड बी रुपीज 55,000. So 20,000 on 18th of May and 55,000 on 11th of March. तो इस तरीके से हम लोग इसका TCS का जो है कैलकुलेशन करेंगे. So option C is the correct answer. Then on 18th of June 2024, unexplained money of rupees 30 lakhs under section 69A was detected of Mr. Mahesh. Expenses of rupees 10 lakh were incurred to earn the income. He has also brought forward business loss of rupees 4 lakh. Amount of income tax payable by Mr. Mahesh on such income shall be.
सो इन केस ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इनकम आप ना उसमें से कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को एडजस्ट कर सकते हो, ना कोई करंट ईयर लॉस को एडजस्ट कर सकते हो, ना कोई एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि अनएक्सप्लेन्ड इनकम है। इस पे रेट लगता है फ्लैट 60% प्लस 60% का 25% सरचार्ज, मतलब कि 15 हो जाता है। और उस ये जो अमाउंट है इस पे आपको 4% का सेस लगता है। So effective rate is equal to 78% actually, and flat rate. So this 78% will be calculated on 30 lakhs. 30 lakhs का 78% होता है rupees 23,40,000, which is the option A here. So we will go with option A. सो ये इनकम टैक्स के 15 मार्क्स के एमसीक्यूज थे फ्रेंड्स। मे भी हो सकता है आपको काफ़ी इसमें ज़्यादा टाइम लगा होगा अगर आपने एग्जाम में ये दिया है तो, बट स्टिल दिस वर गुड एमसीक्यूज। थोड़े से ट्रिकी थे, थोड़े से कुछ जगह अजम्पशंस भी लेना था, बट आंसर्स जो है वो अल्टीमेटली यहाँ पर हमारे मैच हो सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द जीएसटी एमसीक्यूज। जीएसटी एमसीक्यूज में अगेन 2 केस सिनेरियोज दिए हैं, दोनों में 3-3 क्वेश्चन से 2-2 मार्क के। तो हम लोग देखते हैं पहले केस सिनेरियोज। पहला, ये केस सिनेरियो में आपको क्वेश्चंस दिए हैं इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई का, एक तो वैल्यू निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है आरसीएम आपको किस अमाउंट पे करना है। एंड तीसरा क्वेश्चन है टोटल टैक्स पेबल इन कैश, कैश लाइबिलिटी कितनी है। लेट अस सी वन बाय वन। संदीप, a registered person in Pune, Maharashtra, engaged in the business of providing training services to various registered and unregistered persons. During the month of October 24, he conducted training camps at different cities in Uttar Pradesh. अब हमको प्लेस ऑफ सप्लाई का भी ध्यान देना है, क्योंकि आपको इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कितना है ये कैलकुलेट करना है। इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट को इग्नोर करना है। सो इसमें आप देखेंगे, सो इंटरस्टेट सप्लाई जो है ये पहला वाला है, बिकॉज ही इज डूइंग इट फॉर जनरल पब्लिक, मतलब हम बोल सकते हैं ये B2C वाला केस है। और तो ट्रेनिंग कैंप जहां कंडक्ट हो रही है वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ये देखिए ये प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स है। इन केस ऑफ ट्रेनिंग सर्विसेज B2C वाला केस है तो लोकेशन वेयर दे आर एक्चुअली परफॉर्म, तो दिस विल बी डेफिनेटली अ केस ऑफ इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई। 3,45,000। He was hired by Arihant Pharma Limited registered in Goa to provide training to its employees. अब ये एक रजिस्टर्ड एंटिटी है, गोवा में रजिस्टर्ड है। हमारा जो सप्लायर है मिस्टर संदीप वो महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। सो इस केस में क्या हो जाएगा, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी कंसिडर्ड एज गोवा बिकॉज दिस वन इज अ सप्लाई टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। सो प्लेस ऑफ सप्लाई इन सच केसेस वुड बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। तो दिस इज ऑल्सो एन इंटरस्टेट सप्लाई B2B। अब इवन दो जो ट्रेनिंग है उसके बारे में लिखा है ट्रेनिंग वॉज गिवन एट मुंबई, बट लोकेशन वेयर ट्रेनिंग इज परफॉर्म्ड B2B केस में नहीं देखते। B2B के केस में हम लोग क्या देखते हैं कि रेसिपिएंट का लोकेशन क्या है, रेसिपिएंट कहां पर रजिस्टर्ड है। एज यू कैन सी लोकेशन ऑफ सच रेसिपिएंट। सो दीज बोथ आर डेफिनेटली इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज। सो 3,45,000 प्लस 2,25,000 अभी तक के 570 का अमाउंट आया है। Then the training was given to 20 employees at Mumbai. Sandeep also gave his residential property in Mumbai to Arihant Pharma Limited for the stay of employees who joined the training. Residential property has been given for residential purposes. Rupees 10,000 per person was additionally charged by Sandeep for a period of stay of 30 days. तो अब इस केस में क्या हो रहा है देखिए, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पर्पसली लेट आउट किया है। तो ये नॉर्मली इट यूज टू बी एग्जेम्प्ट, बट अभी मिस्टर संदीप ने अरिहंत फार्मा लिमिटेड से चार्ज किया है ये जो अमाउंट है। नाउ अगर हम लोग एग्जेम्पशंस की बात करें तो सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर यूज एज ए रेसिडेंस, तो ये तो नॉर्मली क्या होता है एग्जेम्प्ट सर्विसेज है। बट इफ इट इज, उसका एक्सेप्शन आ चुका है, इफ इट इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन देन इट इज नो मोर एग्जेम्प्ट। अब यहां पर ये किसको आपने दिया है, यू हैव गिवन इट ऑन रेंट टू अरिहंत फार्मा लिमिटेड। आपने बिलिंग तो अरिहंत फार्मा लिमिटेड को किया है बिकॉज यू आर हायर्ड बाय अरिहंत फार्मा लिमिटेड। सो रुपीज 10,000 पर पर्सन, मतलब कि 10,000 इंटू 20, रुपीज 2 लाख वॉज चार्ज टूवर्ड्स द रेंट फ्रॉम अरिहंत फार्मा लिमिटेड। अब अरिहंत फार्मा लिमिटेड तो रजिस्टर्ड पर्सन है, तब इस केस में हम लोग अगर देखें तो अगर कोई भी पर्सन एक रजिस्टर्ड पर्सन को अगर रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए प्रॉपर्टी रेंट पे देता है तो वो टैक्सेबल भी है और रिवर्स चार्ज में भी कवर्ड रहेगी। ये रिवर्स चार्ज का नोटिफिकेशन है, इसमें आप देख सकते हो कि सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन,
In this case, the registered recipient would be liable to pay tax. This is the whole table of reverse charge. तो इस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा. ये इसका आउटवर्ड सप्लाई तो है, लेकिन ये इस पे इट विल बी लायबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. सो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई की अगर बात करें, सो यस दिस, बट नाउ अगेन ये इंटरस्टेट नहीं है, बिकॉज यहां पर ये सर्विस कहां दी जा रही है, प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन मुंबई. एंड अगर हम प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स देखें तो उसमें अगर सर्विसेज इन रिलेशन टू लॉजिंग ऑफ अकोमोडेशन वगैरह दिया है, सो द प्लेस वेयर सच प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, इफ द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन इंडिया, देन द लोकेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई. तो ये भले ही रिवर्स चार्ज में कवर्ड है, आउटवर्ड सप्लाई है, लेकिन इसको हम लोग इंटरस्टेट सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे. सो इंटरस्टेट सप्लाई में सिर्फ 3,45,000 एंड 2,25,000 अभी तक ही कवर हुआ. फिर हमको दिया है, संदीप हायर्ड बस फ्रॉम रवि रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र एट 50,000 फॉर 30 days टू ट्रांसपोर्ट ट्रेनीज. द बस हैज इनफ सीटिंग कैपेसिटी. ये इनवर्ट सप्लाई हो गया टू ट्रांसपोर्ट 20 ट्रेनीज. इसका मतलब ये एग्जेम्प्ट सप्लाई तो नहीं है. अब लेकिन बस जो हायर किया है उसके बारे में लिखा है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन पेड टू रवि. तब ये जो आप व्हीकल हायर करते हो in as an invert supply, so sometimes it is liable to reverse charge mechanism. But let us see the exact provision related to reverse charge. तो आप देख सकते हैं यहां पर दिया है रिवर्स चार्ज का पॉइंट है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन. सो एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट अगर सप्लायर है और बॉडी कॉर्पोरेट अगर रेसिपिएंट है तो ही उसमें रिवर्स चार्ज लगता है. बट यहां पर मिस्टर संदीप रेसिपिएंट है, तो मिस्टर संदीप इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, वो कोई फर्म या कंपनी नहीं है, देयरफॉर इस केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा. इट विल नॉट लीड टू एनी रिवर्स चार्ज. बट ये वाले इसमें जो सप्लायर है मिस्टर रवि, वो तो खुद रजिस्टर्ड है. सो इन दैट केस मिस्टर रवि वुड चार्ज टैक्स एंड कलेक्ट टैक्स फ्रॉम मिस्टर संदीप. तो मिस्टर संदीप को आईटीसी जरूर मिलेगा, 50,000 पे जो टैक्स आता है उसका आईटीसी जरूर मिलेगा. तो एक ये, उसके अलावा और एक सर्विस के बारे में दिया है, संदीप ऑल्सो रिसीव सिक्योरिटी सर्विसेज फ्रॉम प्रोटेक्ट यू सिक्योरिटी लिमिटेड. अब इससे हमको समझ में आ रहा है कि ये कंपनी है. सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी पर्सनल सप्लायर जो सर्विसेज हैं, दे आर ऑल्सो कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज, बट ओनली इफ द सप्लायर इज अ पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट. ये वाले केस में देखिए, सिक्योरिटी पर्सनल सप्लायर एंड रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन. इस केस में रेसिपिएंट तो रजिस्टर्ड पर्सन है बट सप्लायर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, देयरफॉर इवन दिस सर्विस विल नॉट बी कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज. सो इसमें भी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा. इसमें भी जो सप्लायर है, द सप्लायर विल कलेक्ट टैक्स फ्रॉम मिस्टर संदीप एंड उसका आईटीसी मिस्टर संदीप को मिल जाएगा. All the amount given above are exclusive of tax. Rates are 9% and 18%. Subject to the information and all other conditions for availing ITC are complied with. And answer these questions. So amount of interstate outward supply is clearly 345 plus 2,25,000, which is rupees 5,70,000. Then amount on which Mr. Sandeep is required to pay RCM, रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी, ये दोनों में नहीं आ रही है. और इसके अलावा बाकी के जो सप्लाईज है वो आउटवर्ड सप्लाईज हैं. इसमें आरसीएम लाइबिलिटी आ रही है लेकिन ये मिस्टर संदीप पे नहीं आ रही है, ये अरिहंत फार्मा लिमिटेड पे आ रही है. सो ये वाला जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी गिवन ऑन रेंट है, सो मिस्टर संदीप को नील अमाउंट पे रिवर्स चार्ज देना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी आएगी. नाउ टोटल टैक्स पेएबल इन कैश, तो आप देखिए मिस्टर संदीप की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, उसमें से हम माइनस कर देंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट. सो टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ये 5,70,000 पे आएगी. ये 2 लाख पे लाइबिलिटी मिस्टर संदीप की नहीं आएगी. सो हम बोल सकते हैं आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल टू 5,70,000 इंटू 18% IGST. यहाँ पर कौन सा टैक्स है उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बट ये IGST है 1,02,600 माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि हमको नेट लाइबिलिटी पेएबल इन कैश निकालना है. सो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ये दोनों सर्विसेज पे मिल जाएगा. 50,000 प्लस 35,000, 85,000 पे 18%, दिस मच विल बी द इनपुट टैक्स क्रेडिट विच विल बी अवेलेबल. 85,000 का 18%, 15,300. सो दिस विल गिव अस द नेट कैश लाइबिलिटी
बिकॉज देर इज नो अदर लाइबिलिटी पेएबल टुवर्ड्स रिवर्स चार्ज। तो ये इसका जो डिफरेंस है ये आ रहा है 87,300 रुपीज। इसको हम लोग बोलेंगे नेट कैश लाइबिलिटी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन डी। टैक्स पेएबल इन कैश पूछा गया, तो वी हैव टू एडजस्ट द आईटीसी एज वेल। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आईटीसी इसलिए मिलेगा भी ये वाले केस में क्योंकि ये 20 का कैपेसिटी का बस है। Had it been a bus, a vehicle of a capacity of less than 13 including the driver, तो फिर 13 और लेस, तो फिर इन दैट केस आईटीसी हमारा ब्लॉक भी होता था। यदि हम लोग रिकलेक्ट करें तो आईटीसी हमारा ब्लॉक होता है। तो मैं आपको वो भी एक पॉइंट बता दे रहा हूँ इन केस आपको आईटीसी में कंफ्यूजन हो रहा है तो। सो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर है, इसमें अनअवेलेबल ब्लॉक क्रेडिट्स के ये केसेस हैं। तो इसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि आपको नॉर्मल कोर्स में व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स जिसमें मोर देन 13% का कैपेसिटी नहीं है उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, और ऐसी मोटर व्हीकल को हायरिंग पे भी लिया तो उसका भी क्रेडिट नहीं मिलता है नॉर्मली। बट हमने जो व्हीकल हायर पे लिया है ये वैसी व्हीकल नहीं है, ये 20 सीटर व्हीकल है, इसीलिए उसके इनवर्ट सप्लाई हमको क्रेडिट मिलेगा। और सिक्योरिटी सर्विसेज का तो बिल्कुल आईटीसी मिलता ही मिलता है। सो these are the 3 answers to the questions of case scenario number 3 friends. Then case scenario number 4, इसमें आपको 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं अगेन। The due date of issuance of invoice and the value of such invoice for works contract, फिर consignment value of the goods supplied to Kerala to Mr. Mathur in order to determine the applicability of issue of e-way bill, consignment value for e-way bill applicability पूछा है, and remaining balance of electronic credit ledger and electronic cash ledger after filing the return. So after making all the adjustments आपका कितना बैलेंस बचेगा, ये 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका तो मुझे डेटा जो है ये यहां पर दिख रहा है। Raj Enterprises, a partnership firm registered under GST, is engaged in the sale of both taxable and exempt goods and services in Odisha. On 20th of March 2024, it entered into a contract of providing painting services to one of its clients for his office. The value of the whole contract was pre-decided for rupees 2 lakhs. Contract of painting services, तो इसी चीज को लोग ने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोला है आगे। सो मीन्स यहाँ पर मटेरियल के साथ में, गुड्स के साथ में हम लोग सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। द ड्यू डेट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट वाज एस्टिमेटेड टू बी 20th of April 2024. However, due to some dispute with the client, painting services was stopped abruptly on 31st March 2024. मीन्स ड्यू डेट के 20 दिन पहले ही वो एब्रप्टली स्टॉप कर दिया। इट इज अ केस ऑफ सेसेशन ऑफ सर्विसेज, इट इज अ केस ऑफ सेसेशन ऑफ सर्विसेज। ओनली 60% ऑफ द वर्क वॉज कंप्लीटेड अप टू 31st of March. तो अब इसके रिस्पेक्ट में आपको पूछा है कि इसका इनवॉइस जो है वो उसका ड्यू डेट क्या रहेगा एंड उसका वैल्यू क्या रहेगा। तो उसके लिए हम लोगों को इनवॉइस चैप्टर के कुछ बेसिक प्रिंसिपल जो है वो हमको पढ़ना होगा, वो हम लोगों को जाकर के देखना होगा। देखिए, अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज बीच में सीज हो जाता है तो उस केस में हम लोग ने टाइम ऑफ इशू ऑफ सच इनवॉइस में यहां पर बात किया है। देखिए, सेसेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो इनवॉइस इज टू बी इशूड एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेस एंड सच इनवॉइस शैल बी इशूड टू द एक्सटेंट ऑफ द सप्लाई मेड बिफोर सच सेसेशन। इसका मतलब ये वाले क्वेश्चन में सप्लाई सीज कब हुआ है? ऑन 31st of March। सप्लाई सीज हुआ है ऑन 31st of March एंड 60% ऑफ द वर्क वॉज कंप्लीटेड। तो 2 lakhs का टोटल वैल्यू था, उसका 60% होता है 1,20,000। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। 31st March इज अ ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ द इनवॉइस एंड रुपीज 1,20,000 विच इज 60% ऑफ रुपीज 2 lakh शुड बी द वैल्यू ऑफ द इनवॉइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कंसाइनमेंट वैल्यू फॉर ई-वे बिल एप्लीकेबिलिटी पर्पसेस। तो उसके बारे में हमको ये इंफॉर्मेशन दी है। Raj Enterprises received a new order from Mr. Mathur of Kerala on 25th April for supply constituting both taxable and exempt goods. He sold goods amounting to 55,000, out of which goods worth rupees 10,000 were exempt. 10,000 के goods exempt हैं. The value of exempt goods is separately mentioned in the invoice and both the goods are independent to each other. इसका मतलब taxable वाले goods कितने हैं? 45,000. आगे लिखा है एप्लीकेबल रेट ऑफ IGST was 12%. He issued a single invoice in respect of both taxable and exempt supply. So it is allowed. आप
टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हो टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट गुड्स के लिए। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग कंसाइनमेंट वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म एडवाइज्ड दैट द firm that the requirement of e-way bill is based on the requirement of consignment value. It is correct. अगर इंटरस्टेट मूवमेंट होता है ओनली इफ द कंसाइनमेंट वैल्यूज एक्सीड ₹50,000 तो ई वे बिल बनाना होता है। अब इसमें मैं बस एक चीज कंफर्म कर रहा हूं कि ये जो अमाउंट दिया है इज इट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स और एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो हमको क्वेश्चन में यहां पर एक सेंटेंस दिया है, ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी वेरेवर एप्लीकेबल। और इसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन दी है ये वाले पैराग्राफ में यहां पर, दिस इज रिलेटेड टू द ई कैश लेजर एंड ई क्रेडिट लेजर बैलेंसेस। तो एज फार एज द कंसाइनमेंट वैल्यू कैलकुलेशन इज कंसर्न, तो कंसाइनमेंट वैल्यू में हम लोग टैक्सेबल सप्लाई का तो वैल्यू लेते ही लेते हैं, उसमें जो जीएसटी है वो भी लेते हैं। सो 45,000 पे जीएसटी 12% के हिसाब से ₹5,400 लगेगा, ये यहां पर आपको रेट दिया है। सो और एग्जेम्प्ट वैल्यू को हम लोग इस वैल्यू के पर्पसली कंसीडर नहीं करते हैं, इवन दो अदरवाइज हम लोग एग्रीगेट वैल्यू निकालते हैं, या हम लोग अगर एग्रीगेट सप्लाईज का वैल्यू निकालते हैं या वैल्यू ऑफ सप्लाई इन द स्टेट निकालते हैं, तो उस केस में हम लोग जरूर एग्जेम्प्ट सप्लाई को इंक्लूड करते हैं और जीएसटी को एक्सक्लूड करते हैं। बट फॉर द पर्पस ऑफ ई वे बिल कैलकुलेशन हम लोग जीएसटी को इंक्लूड करते हैं और एग्जेम्प्ट सप्लाई को एक्सक्लूड करते हैं। सो दिस इज 50,400, दिस इज द वैल्यू विच शुड बी कंसिडर्ड फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई वे बिल। तो ये यहाँ पर मैं आपको ई वे बिल के पॉइंट में भी बता देता हूँ। ई वे बिल वाला जो पॉइंट है उसमें यहां पर हमको दिया है, यस, द वैल्यू, द कंसाइनमेंट वैल्यू shall be the value as per section 15. It includes the tax payable but it excludes the value of exempt supply where the invoice is issued in respect of both taxable as well as exempt. तो उसको हम लोग exclude करते हैं exempt supply को। So 50,400 is the value which should be considered, and because this value is more than 50,000 then yes, पूछा नहीं है लेकिन हम समझ सकते हैं कि ई वे बिल हैज टू बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमेनिंग बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आफ्टर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ अप्रैल 2024, रिमेनिंग बैलेंस कितना होगा। तो ये देख सकते हैं हम लोग, ये इंफॉर्मेशन दी है। द फर्म हैड रिसीव्ड अ जीएसटी रिफंड ऑफ 50,000 विच वॉज सैंक्शनड बाय द डिपार्टमेंट इरोनियसली एंड क्रेडिटेड टू कैश लेजर ऑफ द फर्म। मतलब फर्म के कैश लेजर में 50,000 का बैलेंस पड़ा है। An interest of 1,100 was also payable by the firm owing to the late payment of GST for previous tax periods. The firm output tax liability for the month of April 2024 is ₹250,000, including output tax liability if any on the above mentioned transactions. तो इसका मतलब जो इसके पहले के केरला वाला ट्रांजेक्शन या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पेंटिंग वाला ट्रांजेक्शन दिया है उसकी लाइबिलिटी इसमें इंक्लूड हो गई इफ एनी। सो अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो 2,50,000 इज द फर्म्स आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, ये मुझे इंफॉर्मेशन का एक पॉइंट मिल रहा है। देन ये इरोनियसली जीएसटी का रिफंड हमारे कैश लेजर में पड़ा है, इसको हटाना पड़ेगा। ये 1,100 इंटरेस्ट पेएबल है, इंटरेस्ट कैन नॉट बी पेड यूजिंग क्रेडिट लेजर, इट हैज टू बी पेड यूजिंग कैश लेजर। उसके अलावा ओपनिंग बैलेंस लाइंग इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस दिया है हम लोगों को 2,60,000 एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस हमको दिया है ₹70,000। अब इसकी मदद से हमको ये बताना है कि क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा। और एक तो ये लाइबिलिटी पे करना है 2,50,000 की, ये हम लोग डेफिनेटली आईटीसी यूज करके पे कर सकते हैं, तो हमारा आईटीसी बचेगा 10,000। 2,50,000 हमने आईटीसी यूज करके पे कर दिया, पूरी तरह कर सकते। और कैश बैलेंस जो है, कैश लेजर का बैलेंस 70,000 है, उसमें से 50,000 जो हमको इरोनियसली क्रेडिट हुआ है वो हमको डेबिट करना पड़ेगा, मतलब यहां से हटाना पड़ेगा। और 1,100 जो है विच इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट, इसको भी हमें हटाना पड़ेगा बिकॉज इंटरेस्ट कैन बी पेड ओनली यूजिंग कैश लेजर। सो 70,000 माइनस 51,100, दिस अमाउंट्स टू ₹18,900, दिस शुड बी द बैलेंस एज पर द ई कैश लेजर। तो आईटीसी का बैलेंस 10,000 और ई कैश लेजर का 18,900, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, यस। देन हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन सब स्टैंड अलोन क्वेश्चंस, दो बचे हैं, एक 2 मार्क्स का और एक 1 मार्क का। ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको दिया है, मिस्टर अरुण, अ रजिस्टर्ड पर्सन, इज अ डेली क्रेडिटर एजेंट ऑफ
उदय लिमिटेड एंड AST लिमिटेड, ही इज अ डेल क्रेडिटर एजेंट। तब उस डेल क्रेडिटर एजेंट के केस में क्या होता है, मिस्टर अरुण रिपोर्टेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। अब इसमें डेल क्रेडिटर एजेंट इज द वन हु अज्यूम्स द रिस्क ऑफ बैड डेट्स फ्रॉम द फाइनल कंज्यूमर्स। तो यहां पर आपको दो चीजें दी हैं, सेल ऑफ गुड्स ऑफ उदय लिमिटेड इन DCA कैपेसिटी फॉर रुपीज 4,50,000। This one, my dear friends, is based on a circular which was issued in 2018. Invoices are issued in the name of Uday Limited. तो जहां पर उदय लिमिटेड के नाम से इन्वॉइसेज इशू हो रहे हैं, सो वो केस में हम लोग ये वाले सप्लाई को DCA या एजेंट के सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये मैं आप लोगों को क्लास में ये चार्ट के थ्रू समझा चुका हूं कि अगर इन्वॉइस डायरेक्टली प्रिंसिपल के नाम पे इशू हो रहा है तो डेल क्रेडिटर एजेंट खुद से अलग सप्लाई कर रहा है, ऐसा हम नहीं मानते हैं। ये दिस इज नॉट ट्रीटेड एज अ सेपरेट सप्लाई। बट इफ द इनवॉइस इज इशूड इन द नेम ऑफ द एजेंट, तो उसको हम लोग एजेंट का सप्लाई मानते हैं। क्योंकि आपको क्वेश्चन क्या दिया है, आपको क्वेश्चन दिया है द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स ऑन विच टैक्स विल बी पेड बाय मिस्टर अरुण इज हाउ मच एंड द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई इज हाउ मच। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। इसमें मिस्टर अरुण ने दो टाइप के सप्लाईज किया है, एक गुड सप्लाई किया है इन DCA कैपेसिटी बट इनवॉइसेस प्रिंसिपल के ही नाम पे इशू हो रहे हैं, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज अ सप्लाई मेड बाय मिस्टर अरुण। तो इसको हम लोग डीम्ड सप्लाई से शेड्यूल 1 वाला विदाउट कंसिडरेशन में भी सप्लाई इसको नहीं मानते हैं। बट जो दूसरा वाला केस है, सेल ऑफ गुड्स ऑफ AST लिमिटेड इन DCA कैपेसिटी फॉर रुपीज 2,20,000, इनवॉइसेज आर इशूड बाय मिस्टर अरुण इन हिज ओन नेम, तो यस इसको हम लोग जरूर सप्लाई मानेंगे क्योंकि मिस्टर अरुण खुद के नाम से इनवॉइस इशू कर रहे हैं। सो इसको हम लोग ने सप्लाई वाले चैप्टर में डिस्कस किया है, दिस इज कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। 2,20,000 तो उनका सप्लाई है ही, टैक्सेबल सप्लाई। टू बोथ द प्रिंसिपल्स ही हैज गिवन गारंटी फॉर द रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स एंड टू फुलफिल इट, वही तो DCA का फीचर होता है। He extends short-term transaction-based loan to the customer and charge interest for the same. Interest earned from customers of Uday Limited 45,000. Interest earned from customers of AST Limited, customer of AST Limited 22,000. अब इसके रिस्पेक्ट में एक सर्कुलर था, मैं आपको चैप्टर में भी बता देता हूँ। चैप्टर नंबर B जो है उसमें आप देख सकते हैं ये जो सर्कुलर है रिलेटेड टू दिस डेल क्रेडिटर एजेंट वाला पॉइंट, ये देखिए ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का सर्कुलर है, इसी में ये डेल क्रेडिटर एजेंट वाला पॉइंट क्लैरिफाइड है। तो देखिए जो टेम्पररी शॉर्ट टर्म लोन होती है उसको डेल क्रेडिटर एजेंट का सप्लाई अलग सप्लाई मानते हैं जिसके बदले में इंटरेस्ट मिल रहा है, या उसको हम लोग मेन सप्लाई का ही एक पार्ट मानते हैं, वैल्यू में इंक्लूड करते हैं। तो अगर गुड्स प्रिंसिपल टू रेसिपिएंट सप्लाई हो रहे हैं तो एक्सटेंशन ऑफ लोन इज अ सेपरेट सप्लाई एंड उसका जो कंसिडरेशन है वो इंटरेस्ट होता है, इट इज एग्जेम्प्ट। इसको मैंने चार्ट फॉर्म में यहां पर एक्सप्लेन किया है, दिस इज अ सेपरेट सप्लाई एंड उसका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है। एंड दिस इंटरेस्ट इन आवर क्वेश्चन हियर इज रुपीज 45,000, दिस इंटरेस्ट इज रुपीज 45,000 एंड जो लोन जो इंटरेस्ट इस लोन पे लिया है विच इज ऑलरेडी कंसिडर्ड एज अ कंसिडरेशन अगेंस्ट द गुड सप्लाइड बाय द एजेंट हिमसेल्फ, तो ये इंटरेस्ट को हम लोग वैल्यू ऑफ गुड्स में इंक्लूड कर लेते हैं, उसको लेट पेमेंट फी की तरह कंसीडर करते हैं। तो हम लोग सेक्शन 15 के अंडर में उसको वैल्यू ऑफ गुड्स में इंक्लूड कर लेते हैं। सो इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम कस्टमर्स ऑफ AST लिमिटेड वो ये वाला इंटरेस्ट है, दिस इंटरेस्ट, एंड दिस विल बी टैक्सेबल अलॉन्ग विद द वैल्यू ऑफ दीज गुड्स जो 2,20,000 है। सो 2,20,000 में ये वाला इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा एज फार एज द टैक्सेबल वैल्यू इज कंसर्न। सो टोटल टैक्सेबल पोर्शन हो जाएगा 2,42,000 एंड वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई जो है वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई इट विल बी रुपीज 45,000. दिस वन विल बी एग्जेम्प्ट, व्हाई? बिकॉज दिस इज कंसिडरेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड अगेंस्ट एडवांसमेंट ऑफ लोन, वो वाली एक्टिविटी, इट इज एग्जेम्प्ट अंडर सीरियल नंबर 27 ऑफ द एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन नंबर 12. So option C is the correct answer here. So this is mainly based on this particular circular of November 2018. इसके ऊपर बेस्ड पहले भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है एंड अभी उन लोगों ने MCQ बना करके प्रैक्टिकली पूछ लिया. And now the last question of MCQ, aggregate turnover of Techno India Private Limited, a registered person, is rupees 800 crores. Which of the following statement is correct in respect of QR code?
सो QR कोड लिखा है यहां पर. So aggregate turnover is rupees 800 crores. तो QR code is applicable in respect of B2B invoices. जहां पर आप E-invoice के लिए liable हो तो वहां पर आपको invoice पे QR code mention करना पड़ता है. यहां पर डायनेमिक QR कोड मेंशन नहीं है. जो डायनेमिक QR कोड रहता है वो तो B2C इन्वॉइसेस के लिए रहता है, B2C सप्लाईज के लिए रहता है, जिसमें कस्टमर को पेमेंट एनेबल करने के लिए आप QR कोड प्रोवाइड करते हो. सो दिस QR कोड दे आर टॉकिंग अबाउट इज अबाउट B2B सप्लाईज. तो जिसको ई इन्वॉइसिंग एप्लीकेबल होता है उसके लिए ये वाले QR कोड की हम लोग बात कर रहे हैं. सो अब हम लोग ई इन्वॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो वो B2C सप्लाईज में अप्लाई नहीं होता है. द प्रोविजंस ऑफ ई इन्वॉइस डज नॉट अप्लाई टू B2C केसेस. तो यहां पर हम लोग देखें ई इन्वॉइसिंग कहां पर मैंडेटरी है. तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल योर B2B सप्लाईज or even for exports you have to prepare e-invoice. You have to upload your data and get it converted into e-invoice. e-invoice पे आपको क्या करना पड़ता है, QR कोड मेंशन करना पड़ता है. ये e-invoicing पे आपको QR कोड मेंशन करना होता है. अब क्वेश्चन ये है कि आप अगर B2C सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें देखिए e-invoice में आप नोटिफाइड नहीं हो. तो फॉर B2C supplies there is no need to mention under e-invoice, no need to upload the details of for e-invoice purposes. तो आप अगर एक्सपोर्ट्स कर रहे हो, B2B सप्लाई कर रहे हो तो आपको ई-इन्वॉइस में मेंशन करना पड़ेगा. ई-इन्वॉइसिंग के प्रोविजंस रिक्वायर्ड हैं. तो अगर क्वेश्चन देखें तो इन्होंने लिखा इन्वॉइसेस आर रिक्वायर्ड टू हैव QR कोड irrespective of whether it is issued against B2B, B2C, export or supply to government. तो इसमें B2C वाला पॉइंट रॉन्ग है. B2C के केस में ई इन्वॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है. हाँ, सप्लाई टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ई इन्वॉइसिंग एप्लीकेबल है क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मेनी अ टाइम्स हैज टू टेक रजिस्ट्रेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ TDS अंडर GST. तो ऑप्शन बी मुझे दिख रहा है. QR code is required for invoices issued for B2B supply, export supply and supply to government department, but not for B2C supply. This is the correct answer. ऑप्शन सी में B2C सप्लाई गलत पार्ट है, उसके लिए QR कोड रिक्वायर्ड नहीं है. वो तो डायनेमिक QR कोड होता है जो अलग चीज है. इन्वॉइसेस में वो QR कोड नहीं लगता है. एंड QR कोड इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वॉइसेस फॉर अगेन B2C लिखा है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सो फ्रेंड्स, दीज आर द आंसर्स टू द 30 मार्क्स MCQs. आप लोग ने अगर एग्जाम दिया है तो आप बता सकते हैं आपको कितने मिलेंगे. और इनकेस आप आगे की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट विशेस. आप एकदम अपना बेस्ट प्रिपरेशन कीजिए. बहुत थरोली इनकम टैक्स और GST की पढ़ाई करना चाहिए. और इसमें मैं अभी डिस्क्रिप्टिव वाला जो पार्ट है उसका भी पेपर सॉल्व करके वीडियो अपलोड करने वाला हूँ. आपको कुछ भी डाउट्स क्वेरीज रहती हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. आप टेलीग्राम चैनल में कनेक्ट हो सकते हैं. आपको कुछ भी लगता है तो यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट. थैंक यू फ्रेंड्स.